भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लीला बहन है, सहारनपुर से आती हैं और वो बीमारी के चलते अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। बहन का निधन हो गया है। आप सब बहनों से कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अपनी लीला बहन के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। उनके बेटे ने मुझे लगता है मैसेज किया और उनका कहना है कि हमारी माता श्रीमती लीला देवी जी का 19 तारीख को स्वर्गवास हो गया है, जिनकी रस्म पगड़ी दिन शुक्रवार 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे निवास स्थान जो है इनका नलहेड़ा गुज्जर वगैरह में है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप सब बहनें भी ओम शांति बहन के लिए जरूर लिखना। साथ ही चलते हैं अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, संगीता बहन है जो कि आती हैं कौशांबी जिले से। तो उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से संगीता बहन ने अपनी एक समस्या भेजी है। इनका कहना है, भैया जी ये चायल कौशांबी का केंद्र है जो कि विभागीय भवन में चलता है। आज अलमारी के ढह जाने पर बच्चे बाल बचे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आंगनबाड़ी सेंटर पर अलमारी बनी थी वो यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है। सब टूट टूट करके पूरे पत्थर अलमारी के आप देख रहे हैं यहां पर बिखरे हुए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे वहीं पर मौजूद थे और खुदा न खास्ता ऊपर वाले की दुआ से बच्चे बच गए। लेकिन अब इसका मेन कारण तो आप जान ही रहे हैं कि जर्जर अवस्था में खड़े जो भवन है, विभाग, सरकार और जिम्मेदार लोग मिलकर के इनकी ओर ध्यान ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तमाम कागजी कार्रवाइयां होती रहती हैं ऐसे केंद्रों की मरम्मत को लेकर के, लेकिन यहां पर वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखती। तो इससे यही आभास होता है कि जिम्मेदार लापरवाहियों से कन्नी काटते रहते हैं। अब ऐसे में कल को जब कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो 4 आंसू हर कोई बहा करके निकल जाता है। अगर यही चीजें पहले से ढंग से देख ली जाएं तो फिर आगे ऐसी दुर्घटनाएं ही ना हो। अब नन्हे मुन्ने बच्चे किसके आते हैं? गरीबों के आते हैं और इसीलिए यहां पर ज्यादा फोकस किसी का नहीं रहता। उम्मीद करते हैं इस आवाज को आप सब लोग समझेंगे। जहां कहीं भी ऐसे स्थिति में भवन होंगे वो अपनी अपनी दुर्दशा को भी आगे के लिए भेजेंगे और जिम्मेदारों को अवगत कराएंगे कि ताकि कोई जो है फ्यूचर में घटना ऐसी ना हो जिससे किसी को परेशानियां हो। मैं चाहता हूं कि हर जगह अगर मरम्मत वाले केंद्र हैं तो उनकी मरम्मत हो जाए और अगर वो ज्यादा ही जर्जर अवस्था में है तो वो गिरा करके उनका नया निर्माण हो ताकि कोई घटना इस तरह की ना हो। अभी आपने देखा था एक जगह तो सेंटर बन रहे थे जहां पर मानकों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गई। अब सबने वहां पर मिल बांट करके खूब जो है पैसा हजम किया और बड़े बड़े लोगों के उसमें जो है पैर पसरे नजर आए हैं। अब देखना यही है कि जांच के लिए तो डीएम ने बोल दिया है, अब जांच कैसे होती है और बाकी कितने दोषी पाए जाते हैं। कहीं लिंटर जो है आधा आधा खा गए तो कहीं जो है वहां पर सरिया कम डाली, ऐसे करके जो है मानक को अनदेखी करके सेंटर बन रहे हैं। अब कल को ऐसे ही फिर वो अचानक से गिरते रहते हैं और जिम्मेदार यहां पर कौन? जिम्मेदार मेन अधिकारी है, सरकार विभाग भी है, क्योंकि वो इस मैटर को ज्यादा हाईलाइट गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यहां पर इनको लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आते हैं बच्चे भी और आंगनबाड़ी बहनें भी। कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जवाबदेही करेगा? गवर्नमेंट तो मुआवजा देगी, बस काम खत्म कर देगी, ठीक। और उसमें भी जो है तमाम कागजी कार्रवाइयां और दुनियादारी का। लेकिन अब सोचो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उस पैसे का होगा क्या? अब इधर बात करते हैं रीमा सिंह बहन जो जौनपुर से आती हैं। उनका कहना है कि भैया जी कि यहां पर 2 सितंबर को पीएलआई का पैसा 1000 रुपया प्लस 1500 रुपया, 2 अमाउंट वगैरह पहले दिख रहा था, अब केवल 1500 ही दिख रहा है। भैया जी बताएं, जौनपुर से रीमा सिंह बहन। तो आप सब भी जो है देख सकते हो यहां पर 1500 रुपया ही केवल इनका दिख रहा है, बाकी जो 1000 रुपया था वो नहीं दिख रहा। जबकि आपको पता होना चाहिए नीचे जो भी डेटें वो सब यहां पर 8वें महीने की दिख रही हैं और सितंबर में लगा था 2 सितंबर को। तो यहां पर देखो उनका ये 20 सितंबर यहां पर दिख रहा है, 20/9/2022। अब देख सकते हैं ना, तो ये 2 सितंबर तो इनका दिख ही नहीं रहा, यहां पर जो है पेंडिंग दिख रहा, ठीक। और यहां पर 1500 दिख रहा, यहां पर 20 सितंबर दिख रहा, जबकि लगा था 2 सितंबर को। बहन ने भी कहा कि 2 सितंबर को लगा था, ठीक। अब 2 सितंबर वाला उनका दोनों गायब, ठीक, समझ रहे हैं? ये तो 20 सितंबर का है बहन, आपका केवल 1500 2 सितंबर का नहीं है, यहां पर तो 20 सितंबर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों मद वाले गायब दिख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पहले लगे थे वो सबके गायब हो चुके हों। तो आप जो भी हैं उमंग ऐप से चेक कर लेते हैं, वो चेक कर लें और देख लें कि यहां पर बैंक ट्रांजेक्शन डेट में कौन सी डेट शो कर रही है, 2 सितंबर या फिर 20 सितंबर करने लग गई है। अथी आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि बिजनौर जिले के हैं, उन्होंने 20 सितंबर को अपने यहां कल जयकरण यादव जी हैं और उन्होंने ही एक ये लेटर जारी किया है जो कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को बिजनौर में भेजा है और उसमें कहा है कि परिषदीय शिक्षकों के द्वारा बीएलओ
पदाभिहित सुपरवाइजर पल्स पोलियो आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम में अवकाश के दिन कार्य किया जाता है, किंतु प्रतिकर अवकाश नहीं दिए जाने की शिकायत शिक्षकों और शिक्षक संगठनों इनके द्वारा प्राप्त हो रही है। शासनादेश संख्या प्रतिनियुक्ति अनुभाग 3 इसमें 25 जुलाई 1973 में दिए गए प्रावधानों और प्रतिबंधों के अनुसार प्रतिकर अवकाश देय है। उक्त का आप द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अतः आपको उपरोक्त शासनादेश के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसे अध्यापक कर्मचारी को उनके द्वारा सार्वजनिक अवकाश में विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्य हेतु बुलाया जाता है तो उनका प्रतिकर अवकाश नियमानुसार स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। तो यहां पर तो भैया जो शिक्षक लोग हैं वो तो अपने प्रतिकर अवकाश को लेकर के कह रहे हैं कि अगर किसी सार्वजनिक अवकाश वाले दिन उनसे कोई काम कराए जाते हैं, जैसे कि पल्स पोलियो, बीएलओ, ऐसे कोई भी अन्य तरह के काम, तो अगर वो छुट्टी वाले दिन होते हैं, सार्वजनिक अवकाश वाले दिन यानी होते हैं, तो उसका हमें प्रतिकर अवकाश मिलना चाहिए, यानी अगले दिन आप समझ सकते हो कि छुट्टी वुट्टी कभी ना कभी मिले। तो ऐसे में वो वहां पर उनको नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये जानकारी दी। समाना बहने बिजनौर से उनके द्वारा लेटर भेजा गया। तो प्रतिकर अवकाश को लेकर के 1973 में प्रावधान हुआ था और यह लेटर 29 जुलाई 1973 का है। उसी में इसके बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पहले भी हम इस लेटर पर चर्चा एक बार कर चुके हैं और आप दोबारा आज देख रहे हैं। यह मैटर काफी जरूरी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलता। साल में जितने भी आप देखो सार्वजनिक अवकाश हैं, उनमें से आधे से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों के अवकाश ऐसे ही चले जाते हैं, कभी ये काम कभी वो काम ऐसे करके। अब देखो यहां पर अगला एक हमारे पास आदेश है जो कि कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जैसलमेर से आया है, यानी कि राजस्थान सरकार का मामला है। 14 सितंबर का ये लेटर कार्यालय से आदेश है और उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग जैसलमेर से जारी है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में विभाग के द्वारा किशोरी जो बालिका योजना है, जिसको हम एसएजी के नाम से जानते हैं, सैक के नाम से जानते हैं, उसके तहत 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिका के लिए पात्रता शर्तों में परिवर्तन किया गया। अब से 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं, यानी स्कूल जाने वाली और स्कूल नहीं जाने वाली दोनों तरह की बालिकाएं, उनको किशोरी योजना से लाभान्वित किया जाएगा। अतः इस क्रम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि, तो सुनिएगा, यहां पर उन्होंने 4 बिंदु भेजे हैं। पहला बिंदु है कि आंगनबाड़ी सर्वे क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिका का पोषण ट्रैकर पर डेटा आगामी 7 दिवस में फीड करें। राजस्थान में किशोरी बालिकाओं का डेटा पोषण ट्रैकर पर फीड करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, आधार, मोबाइल नंबर, ये सब अनिवार्य है भरना, तो इस पर भी फोकस करना। जिन किशोरी बालिकाओं का आधार डेटा प्रमाणित होगा, निदेशालय जयपुर द्वारा सिर्फ उन्हीं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार आवंटित किया जाएगा। साथ ही वर्तमान में निदेशालय द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए पोषाहार आवंटन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में जब भी पोषाहार आवंटन किया जाएगा, उसके वितरण के लिए आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो अलग से निर्देश आएंगे। वर्तमान में निदेशालय से किशोरी बालिकाओं के लिए कोई भी पोषाहार का आवंटन राजस्थान में नहीं हो रहा है। इनका कहना है भविष्य में अगर होगा आवंटन तो उसके लिए अलग से यहां पर दिशा निर्देश आएंगे। तो इस तरीके से कि लेटर राजस्थान से आया। इधर हम बात करते हैं, इसको भेजा था नर्मदा बहनें जैसलमेर से आती हैं, राजस्थान से, और उन्होंने एक ये लेटर भेजा। वहीं पर ये हैं सुनीता कानपुर देहात से आती हैं और उनके द्वारा भी एक जानकारी भेजी गई। इन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया नमस्कार, यूपी कानपुर देहात में कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर 200 या 190 या 195 लाभार्थी होते हैं, परंतु ब्लॉक से 70 या फिर 80 लाभार्थी के लिए ही पोषाहार क्यों दिया जाता है? बताएं भैया जी, हम लोग क्या करें? लाभार्थी हम लोगों से लड़ाई भी करते हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि सभी लाभार्थी के लिए पोषाहार दिया जाए। जबकि समूह वाली महिलाएं भी पोषाहार लाती हैं तो भी 70 से 80 लोगों के लिए ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां ऊपर से हो रही हैं। समूह के जो आपको जो केवल देने आ रहे हैं, केवल इनके ऊपर ही हर जगह गलतियां थोपना ये सही नहीं है, क्योंकि काफी जगह जो समूह की बहनें हैं वो भी अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रही हैं। जो उनको मिल रहा है, जो रिसीव कराया जा रहा है, वही वो बेचारी रिसीव कर रही हैं। काफी जगह क्या रिसीव करके आती हैं, जो भ्रष्टाचारी में है, जिनका दबदबा है, वो लोग वहां पर भ्रष्टाचारी फिर मचाती हैं, वो फिर बांटती नहीं, वो धर लेती हैं। तो हर तरह के लोग हैं, तो वो समझ लेना आपके वहां कैसे हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन किसी एक के गलत कामों के लिए सबको दोष देना ये
जो ठीक नहीं होता। तो यहां पर हमारा देखो ये कहना है कि 200 लाभार्थी, आपने कहे 200 लाभार्थी, 195 लाभार्थी, इतने ज्यादा लाभार्थी अगर होंगे तो आप सोचो कि वो वास्तविक है कि नहीं है। काफी जगह तो फर्जी लाभार्थी चढ़ा दिए जाते हैं, ये कड़वा सत्य है। क्योंकि 200 लाभार्थी में अगर आप देखो तो आपके 3 से 6 वाले कितने होंगे, आप कहेंगे जितने भी हों। अब ठीक मान लो आपने बता दिया 40 लाभार्थी 3 से 6 वाले निकल के आ गए, तो कितने 40 लाभार्थी, तो यहां पर 400 लिख गए, तो 40 लाभार्थी मान लो अगर हो गए आपके, ठीक। तो अब क्या वो 40 के 40 पढ़ने आते हैं, क्या वो हैं जो क्षेत्र में हैं या कहीं बाहर हैं, ऐसे ही बस चढ़ा दिए गए। तो देखो हमारा तात्पर्य ये कहने का है, लाभार्थी उन्हीं को आप रखो जो कि आपके वास्तविक हैं। फर्जी का एक पॉइंट भी मत रखो ताकि कोई दिक्कत ना हो, और जितने को जितने फिर ताकि उतने का ही आए। बाकी अगर फिर भी आपके 200 हैं वास्तविक हैं, या 195 हैं वास्तविक हैं, या मान लो 100 हैं और वास्तविक हैं, या मान लो 70 हैं वास्तविक हैं, 80 हैं वास्तविक हैं, यानी कहने का तात्पर्य है जो है सो आपके टोटल के टोटल वास्तविक लाभार्थी हैं, आप जो है कंफर्म करती हैं। फिर भी जो है और राशन कम आ रहा है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कम आएगा, दिक्कत होंगी, जिसको नहीं मिलेगा वो जो है दिक्कत खड़ी करेगा। तो ऐसे में आप क्या करें, आपका फर्ज है अपने पहले तो अपने डीपीओ को अवगत कराएं। अगर आपके डीपीओ महोदय इस समस्या का निस्तारण नहीं करते हैं तो फिर आप इस मैटर को सीधा डीएम कार्यालय जाकर के भी बता सकती हैं कि ये दिक्कतें हो रही हैं। अब कमियां कहां से हैं वो विभाग जाने और आप जानो। हमने जो है डीपीओ को लेटर लिखा, समस्या समाधान नहीं हुआ और इस तरीके से हमको बता दिया गया। आप ऐसे करके पहले तो आपका फर्ज यही है कि आप अपने विभाग को सूचित करें। सबसे पहले आपकी कड़ी कौन है, सुपरवाइजर है, तो पहले सुपरवाइजर मैडम को आप जो है बताएं कि ये समस्या है, इतने इतने का बच्चा है और इतने लाभार्थी नहीं है तो वितरण में दिक्कत है। अगर वो कुछ नहीं करती, काफी जगह तो आपकी समस्या का समाधान सुपरवाइजर मैडम के जरिए हो जाएगा। वो नहीं करती हैं तो सीडीपीओ करेंगे, सीडीपीओ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डीपीओ के पास जाओ। और डीपीओ भी अगर गोलमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखो पता नहीं कहां से कमियां हैं और कौन कौन जो है वहां पर डकार रहा होगा, तो ऐसे में जो है जहां दिक्कतें बढ़ रही हैं वहां फिर आप अंतिम ऑप्शन आपके जिले में आपका डीएम बचता है और वहां पर आप जाएं, उनको समस्या बताएं, वहां से शायद आपका समाधान हो जाए। क्योंकि ये कुछ ऐसे ही मैटर है, विभाग प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं तो कई बार मुद्दा उठा चुका हूं कि दोपहर के खाने पीने का बंदोबस्त जो है केंद्र पर होना चाहिए। बच्चे भूखे बैठे रहते हैं या फिर प्राथमिक विद्यालय वाले बच्चे खाते हैं और वो मुंह ताकते हैं, तो वो भी दिक्कतें हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बस योजनाओं को धरातल पर ऐसे ही बस बढ़ाया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं, ये है रीता श्रीवास्तव बाराबंकी से। कई बार आपने देखा होगा राशन वितरण मामले में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, ऐसे केस आते हैं। उसका मेन कारण यही है कि पोषाहार मानक के अनुसार उनको ना मिलना। बहनें भी बेचारी डर के मारे आगे न लड़ पाती है, ना कुछ कर पाती हैं, ये दिक्कतें आती हैं। और डकारने वाले बैठ करके अपनी जगह डकार रहे हैं। इधर रीता श्रीवास्तव बहनें बाराबंकी से आती हैं। इनका यहां पर कहना है, दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उनका एक लेटर उन्होंने हम तक पहुंचाया है, जो कि आप देख सकते हो 12 सितंबर वाला है। और ये जो अक्टूबर महीना अगला आएगा उसमें जो आपके दस्तक अभियान होने वाले हैं, संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, और दिमागी बुखार को लेकर के जो भी होने हैं संचारी रोग वाले, तो ये सब इससे जुड़ा हुआ है। और वैसे भी मैंने इस लेटर को आपको पहले ही दिखा दिया था, 12 सितंबर का है, उसी टाइम पर दिखाया था। मैंने कहा था कि आपको लिए आज यानी आपके लिए हम इन्हें पूरे अभियानों को मनाने के लिए अक्टूबर के लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो उसमें सब आपको बता देंगे। तो फिलहाल के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 अक्टूबर तक और दस्तक अभियान 7 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम आपको ये सब क्लियर कर देंगे, आपके इसके बारे में सब दिशा निर्देश जो भी है लेटर में XYZ टोटल। अब इधर देखो करुणा देवी मैंने हरदोई से, उन्होंने अपने वहां से ये फोटो जो है भेजा हुआ है। अब ऑल इंडिया से जुड़ी जो बहनें हैं वो आप वो सब जानती हैं कि पोषाहार का वितरण जो है वो अपने वहां पर बढ़िया तरीके से कर रही हैं। आप देख सकते हो कि हर एक बहन जो है फोटो भी बेचती रहती है राशन वितरण की, और करती भी हैं। ना भी भेजो तब भी कोई बात नहीं, आप कर रही हैं, आप जानती हैं, आपका लाभार्थी जानता है, बस इतना ही जरूरी होता है। दुनिया जाने ना जाने उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसके लिए आ रहा है उसको मिल रहा है वो जाने बस। अफसाना बहने बहराइच से, उनके वहां से एक फोटो भेजी गई है, और इनके अलावा एक बहन है अनीता बाराबंकी से, वहां से एक फोटो आई, और ये है कमर जहां बहन मेरठ से, उनके वहां से फोटो आई, अनीता गर्ग बहन मुजफ्फरनगर से, और इनके अलावा ये रानी बहन गाजीपुर से।